सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को भेजा नोटिस। लकड़ियां कहां से बहकर आई, अब सुप्रीम कोर्ट में बताना होगा। एनएच पर हो रहे लैंडस्लाइड का असल कारण भी सामने आया। ये सबसे कल्प्रिट कोई है तो ये डीपीआर बनाने वाले। नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। हिमाचल में मानसून की बारिश से अब डर लगता है, रात भर नींद नहीं आती है और ऐसा लगता है जैसे रात को हम सोए हैं और कहीं लैंडस्लाइड घर पर ना आ जाएं। इसलिए पूरी रात बेचैनी रहती है। अब इस बेचैनी का कारण क्या है, आज इसी पर बात करेंगे। हो सकता है कुछ लोगों को बात चुभ जाए, लेकिन सच यही है। हिमाचल प्रदेश में लगातार पिछले 3 सालों से तबाही हो रही है। जहां देखो बस तबाही ही तबाही। तबाही भी ऐसी, बुजुर्ग अब खुद कह रहे हैं कि हमने तो अपनी जिंदगी में ऐसी तबाही कभी नहीं देखी। सोचिए, जब बुजुर्गों ने ऐसी तबाही नहीं देखी तो ये तबाही वर्तमान में ही क्यों हो रही है, पहले ऐसा क्यों नहीं होता था। आज इसी पर बात करेंगे और अब वक्त आ गया है कि सरकारों को भी इस पर मंथन करना चाहिए। हिमाचल को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने अब ये कह दिया है कि वो दिन दूर नहीं जब पूरा हिमाचल भारत के नक्शे से गायब हो जाएगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहना पड़ा, इसके भी एक नहीं सैकड़ों कारण है। आज की बात करें तो आज तो सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल में पुष्पा स्टाइल में बही लकड़ियों पर खुद संज्ञान लिया है और हिमाचल समेत कई राज्यों को 3 सप्ताह में इसको लेकर जवाब भी मांगा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर सरकारों को नोटिस जारी किया है। इस दौरान कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में नदियों में लकड़ी के बहकर आने से जुड़ी तस्वीरों का विशेष उल्लेख किया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई की तरफ इशारा करता है। केंद्र और 4 राज्यों की सरकारों के अलावा कोर्ट ने एनडीएमए और जो एनएचएआई है उनको नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई अब 3 सप्ताह बाद होगी। कोर्ट में अनामिका राणा नाम की याचिकाकर्ता की तरफ से उत्तर राज्यों के मौजूदा हालात को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई थी और जनहित याचिका को सुनते हुए चीफ जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने जंगलों की कटाई का मसला खुद उठाया। चीफ जस्टिस ने कहा, हमने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में अभूतपूर्व भूस्खलन और बाढ़ जैसी तस्वीरें देखी। मीडिया रिपोर्ट से भी यह पता चलता है कि बाढ़ में भारी मात्रा में लकड़ी इधर उधर बह रही है। ऐसा लगता है कि पहाड़ियों पर पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है। अब इसी मामले पर 4 राज्यों की सरकारों से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। लकड़ियां बहकर आई, इसको लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांग लिया है, लेकिन अब एनएचएआई को लेकर के भी आपको कुछ सच्चाई बताते हैं। देश में बेबाक बोर्ड रखने वाले मंत्रियों में से एक नितिन गडकरी ने माना कि 4 लेन की जो डीपीआर बना रहे हैं वही इंजीनियर सबसे बड़े कल्प्रिट हैं। सरकारों का काम तो पैसा देना होता है, वो हम दे रहे हैं, लेकिन जब डीपीआर ही गलत बनी हो और गलत जगह की पास हुई हो तो फिर उसके लिए कौन जिम्मेदार है। ये सबसे कल्प्रिट कोई है तो ये डीपीआर बनाने वाले। मैं बैठे हूँ बिल्कुल, और मैं ये कल्प्रिट शब्द यूज कर रहा हूँ तो आई एम सॉरी, क्षमा मांगता हूँ। ये घर में बैठ के और बहुत से डीपीआर बनाने वाले की कंपनियां, सरकारी अधिकारी रिटायर होने के बाद उन्हीं की कंपनियां होती हैं और ये लोग इतना घटिया काम करते हैं कि कोई घर में बैठ के गूगल पे तैयार करते, कोई डिटेल इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, डिटेल स्टडी नहीं होता। और हमारे सरकार में जो हमारे सिस्टम है वो इतनी एक्सपर्टाइज है कि अंधे जैसे होते, आंखें नहीं होती, वैसे डीपीआर मिलने के बाद वो केवल एक ही काम करते हैं कि तुरंत टेंडर निकालने का काम करते हैं और वो टेंडर निकालने का उनको मालूम है कैसे निकालना। उन्होंने 4 लेन इंजीनियरों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। जो बात उन्होंने कही, यही बात जनता बहुत पहले से कह रही है। अब खुद केंद्रीय मंत्री ने मंच से ये बात मानी है। गडकरी ने कहा कि कुल्लू मनाली 4 लेन के लिए केंद्र ने 3500 करोड़ रुपए दिए, लेकिन वहाँ जहाँ देखो एनएच किनारे बस तबाही तबाही मची हुई है। मनाली से लेकर कुल्लू तक हमने 3-3.5 हजार करोड़ का रोड और लैंडस्लाइड्स में और बाढ़ में पूरा रोड उखड़ गया, क्योंकि इधर पहाड़ उधर पहाड़, इधर रोड बीच में रिवर और उसमें लोग बसे हुए हैं।
और लोगों को निकालना भी कठिन है। और टेरिनी एफआईआर पूरी तरह लैंडस्लाइड्स होती है। हर साल बरसात में लैंडस्लाइड हो रही है, हर साल लोग मर रहे हैं और अभी तक हमें ऐसा लीक प्रूफ कोई सोल्यूशन नहीं। केंद्रीय मंत्री ने यह तक कहा कि अधिकारी घर पर बैठकर डीपीआर तैयार कर रहे हैं, फील्ड पर जाकर कोई स्टडी नहीं हो रही है। गडकरी ने माना कि हर साल लोग मर रहे हैं, लेकिन इसका अब तक कोई सॉल्यूशन हम नहीं निकाल पाए हैं। करें तो करें क्या? जी हाँ, एनएच हिमाचल में विकास नहीं विनाश साबित हो रहे हैं। विकास तो सब चाहते हैं, लेकिन जब विकास ही विनाश का कारण बन जाए तो ये जरूरी है कि इस पर आत्ममंथन हो। ये सच्चाई है कि जहां एनएच बने हैं वहां तबाही मच रही है। सबसे अधिक लैंडस्लाइड और पहाड़ियां भी यहीं दरक रही है। पहाड़ियां दरकने से कहीं गांव के गांव तो कहीं जो लोगों के घर हैं वो खतरे की जद में आ गए हैं। ऐसे में कई लोग तो अब ये कह रहे हैं कि हमें एनएच नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा भी संभव नहीं है। 4 लेन रोड तो जरूरी है, लेकिन जो कंपनियां यहाँ 4 लेन बना रही है, क्या उन पर किसी का नियंत्रण है? क्या उनको देखा जा रहा है कि वो कैसे काम कर रहे हैं? कहीं नियमों को ताक पर रखकर तो वो काम नहीं कर रहे हैं। चाइना में भी कई जगह 4 लेन इसी तरीके से पहाड़ों पर बने हैं, वहां तो ऐसा नुकसान साल दर साल देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में अब कंपनियों की जो कार्यप्रणाली है वही सवालों के घेरे में आ गई है। लोग तो ये तक कह रहे हैं कि एनएच वाले रोड तो बना रहे हैं, लेकिन रोड बनाने के बाद जो लैंडस्लाइड हो रहा है, जिससे एनएच के बिल्कुल साथ वाले जो घर हैं वो खतरे में आ गए हैं, उस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। इसका ताजा उदाहरण आपने खुद शिमला के भट्टाकुपर में देखा। वहां कैसे एक महिला का पूरा मकान ही चंद सेकंडों में नेस्त नाबूद हो गया, जिसके बाद लोगों में वहां खासा गुस्सा भी देखने को मिला। अब जरूरी ये हो गया है कि समय रहते जो कंपनियां 4 लेन पर काम कर रही है उन्हें समझना होगा कि पहाड़ों पर घर बनाना इतना आसान नहीं है। लोग पाई पाई जोड़कर अपना घर बनाते हैं। ऐसे में जो लोगों के घरों को नुकसान पहुंच रहा है उसको भी कंपनियां अपने ध्यान में रखें। जहां समय पर डंगे की जरूरत है वहां डंगा लगाया जाए। ऐसे डंगे का कोई फायदा नहीं है जब पूरा मकान गिर जाए और उसके बाद जो डंगा लगाने हैं वहां पर अधिकारी पहुंचे। सबसे अधिक आश्चर्यचकित करने वाली बात तो ये है, जहां पर 4 लेन में रोड चौड़ा करने का काम होता है वहां पर मजदूर और जेसीबी ऑपरेटर ही काम कर रहे हैं। इंजीनियर और जो अधिकारी है वो वहां पर खड़े नजर नहीं आते। अगर वो खुद खड़े नजर आएंगे तो मजदूरों को भी तभी पता चल पाएगा कि कैसे काम करना है। अब आप सबसे महत्वपूर्ण बात सुनिए। पहाड़ों पर 45 या 40 डिग्री के आसपास के ढलान होते हैं, उन्हें हम स्थिर मान लेते हैं, लेकिन अगर हम उन ढलानों को 90 डिग्री पर बिल्कुल वर्टिकल काट लेते हैं तो भूविज्ञान की भाषा में इसे कहा जाता है कि हमने उस ढलान का एंगल ऑफ रिपोज बदल दिया। जहां हम एंगल ऑफ रिपोज बदल देते हैं वहां भूस्खलन की जो संभावना है वो कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए पहाड़ों की जो कटाई हो रही है उसको भी ध्यान में रखकर जो कटाई है वो करनी होगी। बाकी अगर फिर भी सरकारें और हम सब ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो तैयार हो जाइए, ये विनाश और आपदा सिर्फ इसी साल नहीं आएगी, ये फिर आगे भी आती रहेगी। संभले तो ठीक है, नहीं संभले तो प्रकृति फिर खुद संभालना और समझाना जानती है।